हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल सिविल रनवे। आज यूकेपीएससी का पेपर संपन्न हुआ है। दोनों पेपर हो चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2, और मैं अभी आपको पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन विद डिटेल सॉल्यूशन, राइट ऑप्शन थी और साथ में इसका डिटेल सॉल्यूशन जो मैंने अपने हाथ से किया है आपको दिखाने वाला, और आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। मैंने थोड़ा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मुझे डिटेल सॉल्यूशन हाथ से लिखना था आपके लिए, दैट्स वाई आई टुक सम टाइम। तो सो विदाउट गेटिंग इट लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। ए लैंड इज नोन एज वाटर लॉग्ड व्हेन द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज। तीनों ऑप्शन गलत है। वाटर लॉग का मतलब ये होता है जब आपकी जो प्लांट्स की रूट होती है वहाँ पूरी तरह से पानी भर जाता है और सर्कुलेशन ऑफ एयर आपका कट ऑफ हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कैपिलरी फ्रेंचेज रीचेज द रूट जोन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेसिस थ्योरम सिल्ट फैक्टर क्या होता है। एफ इज इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी। तो इट मीन्स सिल्ट फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाइपिंग इन बॉडी ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम। पाइपिंग क्या होता है, देखिए जो भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे डैम लगा लीजिए आप, वियर्स लगा लीजिए, कहीं बार उनकी फाउंडेशन थोड़ा सा जो सॉइल होती है फाउंडेशन वो प्रॉपर ना होने की वजह से पानी नीचे से पर्कुलेट होता हुआ पूरा एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड पाइपिंग। तो पाइपिंग की डायरेक्शन हमेशा फ्लो की डायरेक्शन के साथ ही होगी। जिधर की तरफ फ्लो होगा उधर की तरफ पाइपिंग की भी फिनोमिनन होगी। तो डेफिनेटली फ्लो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम होता है। तो पाइपिंग का जो आंसर है वो भी आपका ये वाला होगा कि अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम स्ट्रक्चर। फोर्थ क्वेश्चन, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज फाइन ग्रेड में ज़्यादा होगी या कोर्स ग्रेड में। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें देखना पड़ेगा। कैपिलरी फ्रिंज सॉइल में क्या होती है, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाइड रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन से। पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पता है तो फिर आपको कैपिलरी राइज पता होनी चाहिए। सॉइल में जो कैपिलरी राइज होता है वो आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की तरह, जैसे आप 4 सिग्मा अपॉन गामा डी लिखते हैं, वो नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन या कुछ एज्यूम्पशन ली जाती है। और सॉइल का जो कैपिलरी राइज होता है वो आपका होता है C अपॉन E इंटू D10। C यहाँ पर एक कांस्टेंट है, E वॉइड रेशियो है, D10 इफेक्टिव साइज है। तो आप अगर कोर्स ग्रेन का देखें तो कोर्स ग्रेन का E छोटा है। तो जब कोर्स ग्रेन का E छोटा होगा तो डेफिनेटली इसका कैपिलरी राइज ज़्यादा होगा। तो SC विल बी मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इन चैनल द क्रिटिकल पाथ इज अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द चैनल। ठीक है, इसे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसका आंसर परमानेंट, जो इसका कंफर्म आंसर है वो ज्योमेट्री ऑफ द चैनल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल है हाइड्रोलिक जंप विद अ सीक्वेंट डेप्थ रेशियो 5 इज फॉर्म्ड, द जंप कैन बी। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का जो फॉर्मूला है, सीक्वेंट डेप्थ आप समझते होंगे, हाइड्रोलिक जंप बनने से पहले एक डेप्थ y1 है और सेकेंड डेप्थ आपकी जो जंप बन चुका होता है तो y2 है। तो y2 माइनस y1 क्या होती है, आपकी हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप होती है। तो एनीवे हम दोनों डेप्थ के बीच में एक रिलेशन होता है, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू ये लिखा है अंडर रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर माइनस 1। f1 यहाँ पर आपका फ्रॉड नंबर होता है। y2 बाई y1 की वैल्यू 5 दी है, यहाँ पे हम 5 रखेंगे। इससे सॉल्व करके fr की वैल्यू यानी कि फ्रॉड नंबर की वैल्यू 3.9 आ जाती है। और हमारे पास एक रिलेशन होता है कि अगर फ्रॉड नंबर 1.7 से 2.5 के बीच में तो वीक जंप कहते हैं, और 2.5 से 4.5 के बीच में तो उसे ऑसिलेटिंग जंप कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3.9 आ रहा है फ्रॉड नंबर, तो डेफिनेटली ये जंप आपका क्या होगा, आपका ऑसिलेटिंग जंप होगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे ऑसिलेटिंग जंप इसका राइट आंसर होगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल। थोड़ा से पहले इरेज कर देते हैं, ये सुन लिया आपने। ये रेक्टेंगुलर चैनल 2.5 मीटर वाइड है, ये डेप्थ है, बेड स्लोप भी दे रखी है, और शियर स्ट्रेस ऑन बाउंड्री विल बी अप्रॉक्सीमेटली। इसका भी मैंने सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए। ये आपका चैनल थोड़ा सा मैंने ट्रेपेजॉइडल बना दिया गलती से, यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल दिया गया है हमें। ओके, तो थोड़ा सा ऐसे इग्नोर कीजिए, ये नीचे वाली फिगर को मान के चलिए आप। तो इस रेक्टेंगुलर चैनल के जब इसमें पानी बहता है तो नीचे की सरफेस यानी कि जो इसकी बेड है, यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस होता है दैट इज गामा आर एस। उस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू गामा आर एस होती है। गामा जो भी फ्लूइड बह रहा है डेफिनेटली पानी ही बहता है, उसका यूनिट वेट है। आर आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है जो A/P होता है, और एस इसकी स्लोप है। तो 9810 इसकी वैल्यू रखते हैं, एस की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, और
आर की वैल्यू ए बाई पी। ए देखो इसमें क्या होगा, एरिया 1.2 इंटू 2.5 एरिया हो गया, और साथ में इसका जो वेटेड पैरामीटर होगा वो 2.5 प्लस 1.2 और 1.2 बी प्लस 2। तो ये वैल्यू रखने के बाद सीधे स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है 21.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। देख सकते हैं यहाँ पर 21.5, इसका मतलब इसका आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चेजिस फार्मूला आपको सब पता है, वी इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। एस्केप प्रोवाइडेड अक्रॉस द चैनल एट इट्स फैग एंड का मतलब लास्ट एंड है, टू मेंटेन रिक्वायर्ड फुल सप्लाई इज कॉल्ड। 90 का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ये देखिए, ये हेड है जहाँ से कैनाल जारी है, और टेल एंड वाले पार्ट को टेल कहा गया। टेल क्लस्टर इज आउटलेट प्रोवाइडेड एट इट्स फैग एंड टू मेंटेन सप्लाई। सीधा सीधा इसका आंसर है आपका टेल क्लस्टर। अगर आप थोड़ा समझना चाहें सवाल को, इसका कहने का मतलब ये है कि टेल पे एक एस्केप प्रोवाइड किया होता है ताकि जो आपका पानी है लास्ट एंड तक, जहाँ पे टेल है, टेल जहाँ पर भी होता है आपके टनल का, वहाँ पे कोई भी फार्मर अपनी लैंड लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर एंड हो रहा होता है किसका, कैनाल का। तो वहाँ पर एक एस्केप लगाकर पानी के जो सप्लाई को थोड़ा सा उठाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेल क्लस्टर। तो इसका आंसर टेल क्लस्टर होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क प्रोवाइडेड एट ऑफटेक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम रिवर इज टू रेज ऑफ वाटर, ये इसका सही आंसर है। टनल्स ऑफ ए सेडिमेंट एक्सक्लूडर आर सो डिजाइन दैट, अब इसकी आपको फिगर देखनी पड़ेगी बुक में। आपने देखा होगा कि जो हेड रेगुलेटर के बाद जो टनल्स, वो सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, जो सिल्ट एक्सक्लूडर बने होते हैं, वो आपके इस तरह की लंबी लंबी कैनल्स होती हैं ऐसे, फिर दूसरी वाली और छोटी होती है ऐसे, फिर तीसरी वाली आपकी और छोटी होती है, और चौथी वाली आपकी और छोटी होती है। यहाँ आपका वियर वॉल होती है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, छोटा सा जो पॉन्ड क्रिएट किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं आप, सिल्ट एक्सक्लूडर। तो इसमें ये पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट टनल कहाँ होती है। लॉन्गेस्ट टनल आपकी कहाँ होती है, नियरेस्ट टू द कैनाल हेड रेगुलेटर, जहाँ पे कैनाल हेड रेगुलेटर होता है उसके पास आपकी लॉन्गेस्ट टनल पाई जाती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। बाकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसका आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फ्लोर ऑफ अ साइफन एक्वेडक्ट ड्यू टू कैनाल सीपेज इज मैक्सिमम व्हेन। देखो, अपलिफ्ट प्रेशर साइफन एक्वेडक्ट में कब मैक्सिमम होता है, जब कैनाल फुल होती है और ड्रेन ड्राई होती है। कहीं बुक्स में आपको सवाल मिल जाएगा, तो कैनाल फुल और ड्रेन ड्राई, कैनाल इज रनिंग फुल एंड ड्रेन इज ड्राई, इसका आंसर, इसका मतलब ये वाला है, ये इसका राइट आंसर है। ओके, काफ़ी बुक में सवाल मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड्स रिप्रेजेंट द पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। आपको पता है किसी भी फ्लो का कोई भी फ्लूइड फ्लो पॉसिबल तब होता है जब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है आपकी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसमें जो भी फ्लूइड फ्लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आपका क्या है, पॉसिबल फ्लूइड फ्लो होगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसे मैं मिटा देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तभी पॉसिबल फ्लूइड फ्लो तभी पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट, टू वेल शुड नॉट बी नियर देन। देखो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, अलग अलग एरिया इंडिया में इस वैल्यू को अलग अलग देते हैं। ओके, तो कहीं जगह ये आंसर 400 है, कहीं जगह 500, तो मुझे लग रहा है 400 या 500 में से इसका एक आंसर है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अलग अलग जगह में अलग अलग इस वैल्यू को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटी, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। इन ग्रेविटी वेल द वाटर लेवल इन द वेल इज इक्वल टू ग्राउंड
4 ऑप्शन है, इसका सीधा सीधा जो आंसर है आपका लेस देन वाटर टेबल है, जो सबसे इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। द रोल ऑफ द कोर इन डैम। कोर इन डैम में आपने देखा होगा जो अर्दन डैम होता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अर्दन डैम कैसे होते हैं आपके, टीरी डैम आपने जैसा देखा होगा, ये भी अर्दन डैम है, ये आपका डैम होता है। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। और बीच में कोर होती है, सॉरी इस तरह की होती है कोर। ये इसे कोर कहते हैं, ठीक है। कोर जनरली चट्टानों की बनाई जाती है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। अर्दन डैम का स्ट्रक्चर ये होता है। कोर का फंक्शन क्या होता है, डैम को सेफ रखना, ये पानी इधर की तरफ ना आ पाए, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। 17वां देखते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है 16वें का। कोर के सारे फंक्शन होते हैं। फॉर ए ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, इट्स हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू वाई बाई टू। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका होगा ये वाला, आर इज इक्वल टू वाई बाई टू आता है। ट्रेपेजॉइडल के लिए भी आर इज इक्वल टू वाई बाई टू आता है और रेक्टेंगुलर के लिए भी आर इज इक्वल टू वाई बाई टू आता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ ए प्रेशर वेव थ्रू ए पाइप डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ प्रेशर वेव। इस प्रेशर वेव का आपने पढ़ा होगा, जो क्रिटिकल टाइम होता है आपका, वाटर हैमर एक फिनोमिनन होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें टर्म आता है। तो उसमें जो प्रेशर, जो आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, जो प्रेशर वेव जनरेट होती है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने ये लिखा किनारे, ये होता है सी इजिकल टू अंडर रूट के अपॉन रोहू। के मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस होता है और रोहू आपकी जो भी फ्लूइड बह रहा है उसकी मास डेंसिटी होती है। डेफिनेटली इसका आंसर फिर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द फ्लूइड होगा। इसका मतलब 18वें का आंसर आपका होगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19वां, थोड़ा सा हटा देते हैं। 19वां क्या है आपका, इफ देयर आर n पाइप्स सेम डायमीटर d लेड इन पैरेलल इन प्लेस ऑफ ए सिंगल पाइपलाइन ऑफ डायमीटर d। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है यहाँ पर, एकदम समझ में नहीं आ पाएगा आपकी, थोड़ा अच्छा सवाल है। तो 19वां देखिए आप, मैंने सॉल्व किया ऐसे, ये देखिए आप। पहली कंडीशन में उसने क्या कहा है, पहली कंडीशन में कहा गया है कि एक पाइप है, उसके अंदर कुछ डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका डाया d है, लेंथ l है। तो हेड लॉस आप जानते हो, हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू डी रेज़ टू पावर 5, ये लिख लीजिए। दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में उसने कहा कि जो ये एक पाइप है इसकी जगह आप n पाइप लगा लीजिए, ओके। इसकी जगह आप n पाइप लगा लीजिए जिनके डाया स्मॉल d है और लेंथ सेम है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ पर इस तरह से n पाइप लगा देंगे। तो n पाइप में अगर मैं हेड लॉस निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा इसकी दो कंडीशन होती है। जब भी कोई पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो उसमें हेड लॉस होता है सारी पाइपों के थ्रू बराबर होगा। इसमें पानी अगर यहाँ से जा रहा है इसके लिए भी हेड लॉस उतना ही होगा, बीच वाले के जितने भी पाइप है सबके लिए हेड लॉस बराबर होता है। और उस हेड लॉस की वैल्यू कितनी होगी, एफ एल। अब यहाँ पे क्यू क्या होगा, टोटल डिस्चार्ज तो यहाँ पे क्यू है, ये टोटल डिस्चार्ज यहाँ पर क्या आपका ये क्यू है, ओके। यहाँ पे n पाइप है तो हर पाइप में डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू बाई एन क्यू बाई एन क्यू बाई एन। तो कोई भी एक डिस्चार्ज रख लीजिए अब, तो एफ एल क्यू की जगह क्यू बाई एन आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला एफ एल क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू की जगह क्यू बाई एन, एफ एल क्यू बाई एन का स्क्वायर अपॉन 12.1 डी टू द पावर 5। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर दीजिए। हेड लॉस तो दोनों ही कंडीशन में बराबर आना चाहिए, लॉस तो बराबर होता है। दोनों बराबर करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाती है डी इज इक्वल टू डी अपॉन एन रेज़ टू पावर 2/5 और आपका राइट आंसर मिलेगा आपको ये वाला, ये इसका आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ओके। तो 19वें का पहला। उसके बाद चलते हैं 20वां, द स्पेसिफिक एनर्जी इन मीटर केजी पर केजी। तो केजी से कैंसिल हो जाएगा, मीटर ही समझिए आप इसे। फॉर द फ्लो एक्सप्रेस बाई वी इजिकल टू 2.22 मीटर पर सेकेंड एट वाइट की वैल्यू दी गई है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। 20वां देखिए आप, स्पेसिफिक एनर्जी आपको पता होगा इजिकल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है। वाई की वैल्यू 1 दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रखी है और सबको कैलकुलेट करके वैल्यू रखी है। 1.25 आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.25। इट मीन्स 20वें का आंसर आपका होगा ए 1.25। उसके बाद 21वां आइए आप, द प्रेशर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। सीधा सीधा आंसर है इसका, इनर्शिया फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसमें देखिए क्या पूछ रखा है आपको, एक तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर और एक डार्सी विजबेक फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर एफ और मीनिंग कोफिशिएंट एन पे एक रिलेशन पूछा गया। इसे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, पूरा सॉल्यूशन किया है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए आप 22। देखो इसे शॉर्ट करने का तरीका क्या है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच सकता है आपका। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, चेजेस कांस्टेंट और मीनिंग कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है, सी इज इक्वल टू आर टू द पावर 1/6/n। ओके, एक रिलेशन ये भी होता है, सी की वैल्यू यहाँ पे √8g/f होती है। f आपका फ्रिक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, c की वैल्यू जो √8g/f है, इसे उठा के यहाँ पे रखनी है। बस यहाँ पे रखेंगे तो सॉल्व करके आपका सीधे ही आ जाएगा 8gn²। वेरी इजी। इसका मतलब पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा 8g²। ये इसका आंसर सही है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी E in a critical flow at depth yc occurring in a triangular channel is given by। इसका सीधा सीधा आंसर आपको याद होना चाहिए। ट्रायंगुलर के लिए वैल्यू 1.5 yc आती है, और सॉरी रेक्टेंगल के लिए वैल्यू 1.5 yc आती है, और ट्रायंगल के लिए वैल्यू 1.25 yc आती है। अगर आपको देखना कैसे आई तो मैंने सॉल्व करा ऐसे। 23वां क्वेश्चन देखिए आप। ये मैंने 1:m इसकी स्लोप मान ली, थोड़ी कैलकुलेशन करके ये ऊपर 2my आ गया। एरिया मैंने इसका निकाला, एरिया A = my² आ गया। टॉप विथ T = 2my आ गया। किसी भी फ्लो के लिए क्रिटिकल होने के लिए एक इक्वेशन होती है, Q² G = A³/T। जानते होंगे आप, हर किताब में है। सॉल्विंग करने पर इसे y की वैल्यू ये आती है। फिर E मिनिमम क्या होता है, y + V²/2g। y की जगह yc रखेंगे आप, क्रिटिकल डेप्थ की बात हो रही है। V²/2g यहाँ से कैलकुलेट करके आप ये रख देंगे। बाई इक्वेशन थी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सीधे आपका 1.25 yc आ जाएगा। हर बुक में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने फिर भी कर दिया आपके लिए। तो इसका आंसर 1.25 yc होगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर की बात कर रहा है, ना कि रेक्टेंगल के लिए बात हो रही है, ठीक है। 24वां, यूनिफॉर्म फ्लो इन अ चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीधा सीधा इसका आंसर जो बेस्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर, बाकी आप देख सकते हैं, ये वाला बी वाला आंसर इसका सही है। यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ टोटल एनर्जी इज पैरेलल टू द बेड, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है आपका, आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो समझदारी यही थी कि सवाल को छोड़ देना चाहिए था आपको, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व करके दिया आपको सबको। देखो पहले, सबसे पहले बार की बात कर रहा है। एक बार = 10⁵ Nm/m² होता है। हाई स्कूल लेवल की चीज़ है, जानते होंगे पहले से आप। Nm/m² को मैंने Nm/mm² में चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई आपकी इतनी, इसलिए। और एक बार की वैल्यू जब मेरे पास Nm/mm² में निकल गई, तो मैं मिली बार को 1000 से डिवाइड करके मिली बार निकाल दूँगा। तो 1 मिली बार की वैल्यू ये आ रही है। फिर 1 mm ऑफ Hg का मतलब है कि 1 mm हाइट का जो पारा है उससे प्रेशर कितना जनरेट होता है, ये मतलब है। तो H डेप्थ का जो प्रेशर होता है γ/H होता है। गामा पारे का आएगा, पारा मतलब मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का गामा क्या होता है, 13.6 × 9810, और H 1 mm की जगह 1/1000 मीटर रख दीजिए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में मिल जाएगा 1.33 × 10⁻⁻⁴ Nm/mm²। मैं सबको Nm/mm² में कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि कंपैरिजन कर सकूँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहली वैल्यू आपकी 10⁻⁴ आई, दूसरी 1.33 × 10⁻⁴ आई, तीसरी खुद ही दे रखी उन्होंने 1 Nm/mm², चौथी किलोग्राम फोर्स/सेंटीमीटर²। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। सबसे पहले आप ये समझे, किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है न्यूटन। बहुत बेसिक चीज़ है, कई बार बच्चों को पता नहीं होती। 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है 1 न्यूटन, ठीक है। तो इसकी जगह 1 न्यूटन रख देते हैं, सेंटीमीटर² की जगह mm में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 kg/cm² की वैल्यू 10⁻²⁻² Nm/m² आ गई है। इसका मतलब 4 ऑप्शन दिए हमने, 4 ऑप्शन को सॉल्व कर लिया है। पहला ऑप्शन इतना आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका इतना आ रहा है, तीसरा ऑप्शन ये दे ही रखा है, और चौथा ऑप्शन आपका ये आ रहा है। अब इन चारों में देख लीजिए सबसे छोटा कौन है। इन चारों में सबसे छोटा मुझे लग रहा है 10⁻⁴ है। ये भी बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है। तो 10⁻⁴ इसका आंसर होगा। मतलब 10⁻⁴ कैसे कह रहा हूँ मैं, 1 मिली बार सबसे छोटा होगा। इट्स आंसर इज 1 मिली बार। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ये सब कुछ दिया है, वेटेड पैरामीटर निकालना है। 26वें को भी मैंने सॉल्व करके दिया है आपको। देखो 26वें कैसे सॉल्व होगा आपका। 10 मीटर बेड विड्थ दी है, 1:1.5 आपका स्लोप दी है,
तो 1:1.5 स्लोप है और डेप्थ इसकी 3 है, तो 3 और आपका ये 1.5, तो ये इस स्लोप के हिसाब से अगर ये वैल्यू अगर 3 है तो डेफिनेटली ये 1.5 टाइम होगी, तो 3 का 1.5 गुना 4.5 होगा, तो ये 4.5 हो जाएगी, ये भी 4.5 हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यू निकल गई। अब वेटेड पैरामीटर क्या होता है आपका, ये प्लस ये प्लस ये तीनों डायमेंशन जोड़नी है आपको, इसे वेटेड पैरामीटर कहते हैं। तो हमने क्या करा, 10 + 2 टाइम किसी एक की वैल्यू रख देते हैं, तो एक की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से √3² ही हो गया, 4.5² ही हो गया, तो 10 + 2 टाइम √3² + 4.5² सॉल्व करके 20.82 आ गया। तो यहाँ पे आप इसका आंसर आएगा 20.82, इट मीन्स 26वें का आंसर आपका ये वाला है, पहला वाला 20.82। 27 में पढ़ते हैं आगे फटाफट। द सुपर क्रिटिकल फ्लो आर गवर्न बाय द कंट्रोल सेक्शन एग्जिस्टिंग एट अप स्ट्रीम एंड, इसका आंसर होता है, बहुत सारी बुक में आपको ये आंसर मिल जाएगा, आपको गुप्ता एंड गुप्ता में सवाल है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक क्ले इज इन द रेंज ऑफ। अब देखो बिल्कुल डेटा वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपको, बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाए होंगे, और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें याद रखना आसान नहीं है। और दूसरी बात क्या है, सारी वैल्यूज़ बहुत क्लोज यहाँ पर दी गई हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक राइट डिसीजन। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, इसका जो बेस्ट आंसर मुझे इसमें लग रहा है 2.70 से 2.80 के बीच में इनऑर्गेनिक क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट, थोड़े से मिटा लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एंड विच डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द रटी रुटी परिभाषा आपकी बहुत पहले से, सिंकेज लिमिट है होता है इसका मतलब, ठीक है। 30वां क्वेश्चन, द रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स टफनेस इंडेक्स, इसका आंसर होता है, तो मैं लिखता भी चला जाता हूँ, इसका आंसर सिंकेज लिमिट है, और इसका आंसर IP/IF की जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं टफनेस इंडेक्स, ठीक है। 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉम्पैक्शन, परमेबिलिटी इफेक्ट नहीं करती कॉम्पैक्शन को। कॉम्पैक्शन किस किस में डिपेंड करता है, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट में डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है, और एक पैरामीटर कोई और है, मैं शायद भूल रहा हूँ, बट परमेबिलिटी में आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर ये जो इन्फ्लुएंस करता है कॉम्पैक्शन को, परमेबिलिटी में डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर नॉट पूछा था, ओके, तो आपका परमेबिलिटी इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले सॉइल, तो इसका आंसर आपको याद ही हो गया, हर जगह ये सवाल मिल जाएगा आपको, शीप फूड रोलर इसका आंसर होता है, जो क्ले के कॉम्पैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द फॉलिंग हेड टेस्ट इज डन टू फाइंड परमेबिलिटी। आपको पता होगा परमेबिलिटी नापने के 2 टेस्ट होते हैं, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है, एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है। कांस्टेंट हेड किसके लिए काम आता है, कोर्स ग्रेन के लिए काम आता है, और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट आता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, तो इसका आंसर फाइन ग्रेन सॉइल होगा। 34वां देखते हैं, द डिक्रीज इन द सॉइल वॉल्यूम बाई स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर, कंसोलिडेशन की पूरी डेफिनेशन लिखिए, पढ़ने की जरूरत भी नहीं आपको, तो इसका आंसर कंसोलिडेशन है। 35 देखिए, द मैक्सिमम स्लोप एट विच ए मटेरियल ड्रॉप डाउन थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस रिमेन स्टेबल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। देखो ये एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन दी गई, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है, माना आपने कोई मिट्टी ज़मीन में फेंकी, माना आप किसी ट्रक से किसी मिट्टी को गिरा रहे हो, किसी ऊंचाई से किसी मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हो, तो मिट्टी का इस तरह से ढेर बनेगा आपका, ओके। तो जो ढेर बनता है, ढेर का जो एंगल होता है, इस हीप का जो एंगल होता है, इसे ही एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ओके। अब थोड़ा इसमें भी कंट्रोवर्सी है राइटर्स के बीच में, कुछ लोग कहते हैं ये जो डेफिनेशन है केवल सैंड के लिए ही वैलिड है, ये क्ले के लिए नहीं है, बट रफली हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, चाहे मिट्टी हो चाहे चीनी ही क्यों ना हो, जो आप इसे डालोगे तो जिसका ढेर बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा ये चीज़ पूछी गई है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका आंसर एंगल ऑफ रिपोज होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ए टेम्पररी स्ट्रक्चर इन अ रिवर लेक ETC टू कीप द वर्किंग एरिया ड्राई फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, कॉफर डैम इसका आंसर है। अगर जिन लोगों ने डैम में काम किया होगा इसे बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर आप समझना चाहें, माना कोई यहाँ पर आप क्या है, ये आपकी नदी बह रही है और यहाँ पर आपको डैम बनाना है, ओके। अब अगर यहाँ पे आप डैम बनाओगे तो नदी तो बह रही है, फ्लो हो रहा है, आप डैम कैसे बना पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या, उसके लिए क्या किया जाता है, टेम्परेरी डैम पहले से बना दिया जाता है इस तरह से। यहाँ पर जहाँ पे मेन डैम आपको बनाना है उससे पहले एक टेम्परेरी डैम
मिट्टी पत्थर ला के खड़ा कर दिया जाता है, और जो पानी है पानी कोने से आपका यहाँ ड्रेन के थ्रू निकाल दिया जाता है। एक ड्रेन इधर बना ली जाती है और एक ड्रेन इधर की तरफ। अब जब पूरी की पूरी नदी पे एक मिट्टी का छोटा सा डैम बन जाएगा और जो जितना भी पानी नदी का होगा वो दोनों ड्रेन के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे जगह खाली आपकी सूखी बच जाएगी, ड्राई बच जाएगी। यहाँ पर आप मेन डैम बना सकते हो। ओके, तो जो ये टेम्परेरी डैम बनाया जाता है इसे आप कॉफर डैम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनामिक पाइल फॉर्मूला इज यूज टू एस्टिमेट पाइल कैपेसिटी पाइल स्ट्रेंथ। इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं आप पाइल कैपेसिटी और पाइल एनर्जी में। देखो, जो डायनामिक फार्मूले की पूरी फिलोसफी है वो यही फिलोसफी है कि जितनी एनर्जी हम पाइल को देते हैं, डायनामिक का मतलब है किसी लोड को हम किसी हाइट से पाइल के ऊपर गिराते हैं, फिर पाइल अंदर मिट्टी के अंदर धंसती चली जाती है। ठीक है, तो पूरे डायनामिक फार्मूले जितने भी उनकी फिलोसफी क्या है, जो ऊपर से एनर्जी आपकी आती है, क्या कौन सी एनर्जी कहेंगे, जो ऊपर से गिरा के आती है पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पाइल अंदर मिट्टी के अंदर धंसती चली जाती है। तो पूरे डायनामिक फार्मूले की फिलोसफी यही है कि WH इजिकल टू Q इंटू वी, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है और बाकी ये आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर, आपका जो बेस्ट आंसर है पाइल एनर्जी होगा। एनर्जी बेसिस पर डायनामिक फार्मूले बने हैं पाइल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, पिग्नोमीटर। रटा सवाल है आपका। 39, एन अनसैचुरेटेड 100 cc सैंपल ऑफ सॉइल वन गिवन, इफ इट्स ड्राई वेट इज 160, वाटर कंटेंट विल बी। थोड़ा सा देखना पड़ेगा 39वां सवाल आपको। 39 क्वेश्चन मैंने किया है यहाँ पे सॉल्व आपके लिए। मैंने कहाँ किया है, शायद 39 मैं कहीं लिख कर भूल गया हूँ, या मैंने नीचे यहाँ सॉल्व, ये क्या है मेरा 39 सॉल्व आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो क्या करना है आपको, बहुत आसान सवाल है। 100 cc आपका क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वेट आपका 190 ग्राम दिया, ड्राई डेंसिटी 160, इफ इट ड्राई डेंसिटी 160 वाटर कंटेंट विल बी। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैंने नीचे लिखा है गामा इजिकल टू गामा डी 1 + W फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। गामा डी की जगह आप रोहू भी लिख सकते हैं, रोहू इजिकल टू रोहू डी और 1 + W। ये रोहू मास डेंसिटी है, ये ड्राई डेंसिटी है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। वैल्यूज़ कैसे रखेंगे आप यहाँ पे, ड्राई डेंसिटी में क्या होगा 160 आपका क्या होगा ड्राई वेट आ गया, और वॉल्यूम आपका आ गया कितना 100 cc। ठीक है, और W तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सीधे आपका आंसर, सभी ने कर दिया होगा सवाल मुझे लग रहा है, 0.188 आ जाता है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कंपैक्टिव एनर्जी रेशियो ऑफ मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट टू स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट। आपने पढ़ा होगा सॉइल में जो कॉम्पैक्शन वाला चैप्टर है, वहाँ पे 2 तरह के टेस्ट दिए गए हैं, एक तो स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट है, एक मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट है। स्टैंडर्ड जो प्रॉक्टर टेस्ट है उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 2.5 kg का जो आपका हैमर होता है वो 12 इंच से गिराया जाता है, और मॉडिफाइड में आपका 4 पॉइंट समथिंग kg का 18 इंच से गिराया जाता है। तो इसमें दोनों की हम एनर्जी देखते हैं कि इसमें रेशियो क्या है, किस में एनर्जी ज़्यादा है। तो जो मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है उसमें जो एनर्जी दी जाती है वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के कंपैरिजन में 4.5 गुना 4.5 टाइम ज़्यादा दी जाती है। इसका मतलब 40 का आंसर 4.5 है। बहुत रटावा सवाल है, आता रहता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है इन द कैपिलरी जोन द पोर प्रेशर इज नेगेटिव होता है। पूरा आर्टिकल आप बुक में देख सकते हैं, इतना टाइम है नहीं, बट नेगेटिव प्रेशर होता है। इन ग्रेजुअल वेरिड फ्लो इफ dy/dx इज पॉजिटिव देन d/dx विल बी, इसका आंसर बी वाला होगा, पॉजिटिव इफ y
इज ग्रेटर देन वाई सी। नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर सही होगा। 43 क्या है? मैक्सिमम डिस्चार्ज सर्कुलर चैनल। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। 43 मैंने सॉल्व किया होगा यहाँ पर, ये है 43। पहले आप समझिए क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश की है। ये आपका सर्कुलर चैनल है, यहाँ पे पानी बह रहा है, पानी की डेप्थ क्या है? स्मॉल डी है, और डाया पूरे चैनल का कैपिटल डी है। तो एक डेरिवेशन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के आखिरी चैप्टर में आपको मिलेगा, सॉरी फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, ओपन चैनल फ्लो में आपको ये मिलेगा। वहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशन निकल के आती है। क्या निकल के आती है? ये स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.93 कैपिटल डी। इट मीन्स इस सर्कुलर चैनल से गुजरने वाले फ्लो का जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब डी इज इक्वल टू 0.93 कैपिटल डी। तो यही पूछा यहाँ पर, स्मॉल डी और कैपिटल डी का रेशो। तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी 0.93। यही सवाल थोड़ा सा और आप थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ा लें। अगर यही सवाल मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पूछा गया होता है तब ये वैल्यू कितनी होती है? डी इज इक्वल टू 0.81 डी। तो दोनों चीज़ आप याद रखें। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डी इज इक्वल टू 0.93 डी होता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डी इज इक्वल टू 0.81 कैपिटल डी होता है। तो हमसे ये वाला पूछा गया है, 0.93 इसका आंसर होगा। 43 का 0.93, 0.95, कहीं किताबों में 0.93 या 0.95, मुझे लेकिन 0.93 याद है। तो क्लोजर इसका आंसर आपका 0.95 मानेंगे आप, ये सबसे क्लोज है। ये आपको पता ही होगा चेजेस कांस्टेंट और मीनिंग कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सी इक्वल टू आर टू द पावर 1/6/n। हर किताब में सवाल है। अभी इस फॉर्मूले को हमने ऊपर इस्तेमाल भी किया था किसी क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला फॉर्मूला 22 देखिए आप। नीचे वाले रिलेशन को हमने यहाँ इस्तेमाल किया था। दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एक क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता ही इससे। 44 होने के बाद 45 में जाइए। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्लड। वॉइड रेशियो की डेफिनेशन है डायरेक्ट सीधे वॉइड रेशियो इसका आंसर होगा। 46 में जाइए। ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉइल के शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में आपको ये आर्टिकल पूरा मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है? आपका जो टोटल एरिया होता है, एरिया फ्लो, ये A0 इनिशियल एरिया होता है। बाद में हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा वेट डालने के बाद डाया बढ़ जाता है और आपकी सॉइल सैंपल की लेंथ कम हो जाती है। तो फिर एक बार हम एरिया को फिर से करेक्ट करते हैं उस आर्टिकल में। तो पूरा आर्टिकल आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसका आंसर ये वाला होता है आपका, ये वाला A0/1 - E इक्वल टू डेल्टा H अपॉन L होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ढंग से समझने से E इक्वल टू डेल्टा H अपॉन L। L सॉइल सैंपल की लेंथ होती है, डेल्टा H जितना दबा है सॉइल सैंपल लोड की वजह से, ओके। तो एनीवे इसका आंसर सी होगा। 47 द सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 4 इज कॉल्ड, ठीक है। देखो जितनी भी वेल ग्रेडेड सॉइल होती है सबके लिए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 4 से तो ऊपर होता है। कुछ के लिए 6 से ऊपर होता है, कुछ के लिए 4 से ऊपर होता है। अगर 4 से नीचे है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट तो डेफिनेटली वो पोरली ग्रेडेड सॉइल होगी। तो पोरली ग्रेडेड को यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी कहा जाता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ऑप्शन है, तो 47 का आंसर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाएगा। 48 में आइए। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ हाईली प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल इज फाउंड आउट बाय विच इक्विपमेंट। आप जानते होंगे, अगर मैं जहाँ तक मुझे याद है, क्ले के लिए जो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है शेयर स्ट्रेंथ के लिए, वो केवल वेन शेयर टेस्ट ही माना जाता है। वेन शेयर टेस्ट इज बेस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल बिकॉज इसे आसानी से ज़मीन के अंदर आपको अंदर डाला जा सकता है, फिर हाथ से घुमाया जाता है और इससे वैल्यू आराम से आ जाती है। अब यही काम अगर आप वेन शेयर टेस्ट को किसी हार्ड सैंड पे डालोगे तो वहाँ पर इसे घुमाना आसान नहीं होता है, ओके। तो इसलिए कोहेसिव सॉइल के लिए बेस्ट टेस्ट माना जाता है वेन शेयर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49। विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज प्रिफर्ड ऑन सॉइल ऑफ पुअर बेयरिंग कैपेसिटी। देखो इसमें राफ्ट और ग्रिलेज स्टील वाले केस में आ गई और राफ्ट आपका कंक्रीट वाले केस में आ गई। दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें राफ्ट रहेगा आपका, जिस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन 50 कूलॉम्स इक्वेशन फॉर शेयर स्ट्रेंथ टाउ इज इक्वल टू सिग्मा tan phi प्लस c। रटा हुआ सवाल है, शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में आपको शुरू में मिल जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 ए सॉयल सैंपल ऑफ ए ड्राई सॉयल मास 68 ग्राम, वॉल्यूम इज 40 ml एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 51 पे आपको मैं दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन, आपको मैंने सॉल्व किया है। 51 आपको पहले ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। रोहू डी इज इक्वल टू, देखो ये ड्राई है, ओके। मास डेंसिटी, रोहू डी का मतलब मास डेंसिटी ऑफ
ड्राई मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, जी रोहू डब्लू का मतलब फिर यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 + ही वॉइड रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या करेंगे हम, जो ये 68 ग्राम आपका मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है 40 ml, जी की वैल्यू भी दे रखी है। और थोड़ा सा ये ध्यान दें आप, पानी के लिए, वाटर के लिए रोहू डब्लू ग्राम पर ml में शायद आपको याद ना हो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कह लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको सारी यूनिट में याद होना चाहिए। मैं क्या करके बताता हूँ आपको, अगर केजी पर मीटर क्यूब में बात करेंगे तो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होती है। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ग्राम रोहू डब्लू की वैल्यू। और ग्राम पर ml में बात करेंगे तो 1 ग्राम पर ml होती है। तीनों वैल्यू में आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ग्राम पर ml की जरूरत पड़ेगी ताकि डायमेंशनली आप कोई गलती ना करें। तो रोहू डब्लू की वैल्यू 1 ग्राम पर लीटर रखेंगे, 2.65 जी की वैल्यू दी है, 1 + ई आपको निकालना है। इसे सॉल्व करके ई की वैल्यू 0.558 आ जाती है। अभी भी बात खत्म नहीं होती, इसके बाद भी आप गलती कर सकते हैं। इसके बाद आप लगाएंगे वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो हमें निकालना ही है सवाल में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा लें। थोड़ा दिमाग लगाएं आप, टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल देता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ही बचेगा। तो वी एस की जगह मैंने वी माइनस वी वी कर दिया है। ई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, वी वी हमें निकालना ही है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल वी की वैल्यू ऑलरेडी 40 हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो 40 माइनस वी वी से सॉल्व करेंगे, वी वी की वैल्यू आराम से 14.3 आ रही है। इसका मतलब इसका आंसर 14.3 होगा, यानी कि 51 का आंसर होगा आपका 14.3 ml। ए यहाँ पर ऑप्शन है 14.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, कैपिलरी साइज। देखो यहाँ पर कैपिलरी साइज लिखा है, ये गलती से लिखा गया है, कैपिलरी राइज होना चाहिए यहाँ पर, साइज का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। साइज से सवाल सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा मैंने भी इसका हिंदी में भी मैंने ऐसे देखा तो मैंने पाया कि राइज होनी चाहिए। तो कैपिलरी राइज सिल्ट में इतनी है और सैंड में इतनी, तो डिफरेंस इन पोर साइज ऑफ टू सॉइल, दोनों के पोर साइज का मतलब इनका जो जहाँ से पानी गुजरता है उनका डाया को पूछा गया है। थोड़ा जहाँ देखना पड़ेगा, आप इजीली नहीं कर पाओगे इस सवाल को। 52 वाला देखिए मैंने सॉल्व करा है। देखो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, 4 सिग्मा अपॉन गामा डब्ल्यू डी होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के लिए थोड़ा सा स्पेशल, ऐसे थोड़ा मैं स्टैंडर्डाइज करना चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले को। अगर मैंने मान लिया कि डेंसिटी पानी की मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा क्या आपका सरफेस टेंशन 75.6 डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। गामा डब्ल्यू के वैल्यू 9.81 रखा। और इस तरह से इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखने के बाद जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये आता है, ये वाला। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत जगह इस्तेमाल होता है स्पेशली सॉइल में, ठीक है। तो अगर आप ये अगर ध्यान नहीं भी देना चाह रहे, ये कैसा है क्या है, किस कैलकुलेशन को अगर आप याद नहीं रखना चाह रहे तो आप सीधे सीधे ये भी याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, वरना आप सोचते ये वैल्यू कहाँ से आई, एकदम आपकी नॉलेज में होगी नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारे कॉन्स्टेंट रखते हैं और फॉर्मूला ये बन के आता है। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह इस्तेमाल होता है, यहाँ भी यही इस्तेमाल हुआ है। H = 0.308 अपॉन डी, डी सेंटीमीटर में है। सिल्ट के लिए ये वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ रही है, तो 0.308 अपॉन D1 मान लिया मैंने पोर का जो साइज है वो D1 सेंटीमीटर है, तो D1 की वैल्यू 0.308 अपॉन 50, इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेंड के लिए यही साइज 30 सेंटीमीटर है, उसके लिए भी ये फॉर्मूला लगाएंगे 0.308 अपॉन D2, D2 की वैल्यू भी निकाल लीजिए। D1 निकाल लिया मैंने, D2 निकाल लिया। हमें क्या पूछा है, दोनों के साइज में डिफरेंस पूछा है, तो मैं D2 माइनस D1 कर लेता हूँ। D2 की वैल्यू ये रखी यहाँ पर और माइनस D1, यानी कि D2 में से मैं D1 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझसे पूछा गया। घटाने के बाद मेरे पास आता है 4.1 × 10⁻³ तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, 52 का 4.1 × 10⁻³ यानी कि ये वाला आंसर बी वाला आपका सही होगा। 53 देखिए, द इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ ए रिजिड फुटिंग इज अबाउट 0.8, बहुत जगह आपका सवाल मिल जाएगा, इसका आंसर 0.8 है, रटा हुआ सवाल है। रिलेशन बिटवीन, ये तो आपको पता ही होगा, EW = E × SRWG, ये इसका आंसर आता है, सभी ने किया होगा सवाल। ये थोड़ा देख लीजिए, SPT वाला शायद आपने ना किया हो। 55 का आप यहाँ देखिए, इसमें करेक्शन फॉर ओवरबर्डन प्रेशर पूछा गया है। तो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, जो करेक्शन होता है वो N0 × 350, N0 आपका क्या है,
जो आपकी वैल्यू आई है, जो एसपीटी वैल्यू आई है, जितने नंबर ऑफ ब्लोज वाला आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ये वाला एसपीटी में, उसमें नंबर ऑफ ब्लो गिनते हैं, जो भी नंबर ऑफ ब्लो आए वो उसे N0 कहते हैं। और अगर आप ओवरबर्डन प्रेशर के लिए इस वैल्यू को करेक्ट करना चाह रहे हैं तो N0 को 350 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे सिग्मा बार प्लस 70। अब सिग्मा बार क्या, सिग्मा बार है प्रेशर एट डिपॉजिट डेप्थ, जितना गड्ढा आपने किया है, गहरा गड्ढा किया है, उस डेप्थ पर आपका प्रेशर निकालना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन पे 15 किलो न्यूटन पर एच डेप्थ पर प्रेशर कितना होगा, इसमें आपको प्रेशर निकालना है तो एच डेप्थ पर प्रेशर होता है गामा इंटू एच। गामा क्या है, सॉइल का यूनिट वेट, सॉइल का यूनिट वेट 15 किलो न्यूटन पर मीटर के क्वेश्चन में दिया गया है। और कितना गहरा क्या है गड्ढा, 22 मीटर, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ पर ओवरबर्डन प्रेशर निकाल देंगे, 330 यहाँ पर आ गया। ये सिग्मा बार की जो वैल्यू आप निकाली आपको यहाँ पर रखनी है। तो N1 हमें क्वेश्चन में N1 पूछा गया है, ओके, ओवरबर्डन करेक्शन, ठीक है। तो N1 की जगह N0 की वैल्यू 48 दी गई है, N0 की वैल्यू हमने 48 रखा 350, और सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली ली है 330। 330 प्लस 70 मतलब सारी वैल्यू इसमें रखी हमने, और ये पूरी सॉल्व होकर आपकी 42 आ जाती है। तो कौन सा क्वेश्चन है, 55 का 42 आंसर होगा। 55 ये वाला है, 42 इट मीन्स ये इसका राइट आंसर होगा, ओके। 56 देखिए, ए 3 मीटर हाई कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल रिटेन से हॉरिजॉन्टल बैकफिल ऑफ ग्रेड। ये आपका बहुत आसान सवाल है, हाफ के गामा एच स्क्वायर निकालना है इसमें, देख लीजिए मैंने सॉल्व कर रखा है ऐसे। ये है ये 56, सीधे सीधे आपसे ये पूछा कि प्रेशर बताइए, तो प्रेशर का फॉर्मूला हाफ के गामा एच स्क्वायर होता है। के की वैल्यू 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव होती है, साइन फाइव की वैल्यू 30 दे रखी है, 1 माइनस साइन 30 1 प्लस साइन 30, गामा की वैल्यू 15 दे रखी है, एच की वैल्यू 3 दे रखी है, सॉल्व करके 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 22.5, ये वाला आंसर इसका सही होगा। 57 पे आ जाइए, ए फ्लो नेट फॉर सीपेज फ्लो शीट फ्लो इज ड्राउन द क्वांटिटी ऑफ सीपेज। सवाल आप पढ़ लीजिए, इसमें सीधे सीधे आपको सीपेज कितना पानी सीपेज होगा वो पूछा है। तो Q इक्वल टू KH/NF/ND फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ निकालनी है क्योंकि ये पूछा है सवाल में, KH/NF/ND। K की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये मैंने क्यों किया है, देखना पड़ेगा एक बार। K की वैल्यू मैंने थोड़ा सा काम किया है, K की वैल्यू पर 57 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो मैंने इसमें क्या क्या किया, ऐसे मीटर पर सेकेंड में से चेंज किया ताकि सारी वैल्यू मीटर में आ सके, ओके, और कुछ नहीं किया बाकी। तो यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई किया ताकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकूँ। के की वैल्यू आपने ये रख दी है, एच की वैल्यू ऑलरेडी 2 मीटर दे रखी है, एनएफ और एनडी फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ पोटेंशियल ट्रैप 4.5 दे रखा है, ये 9 दे रखा है। सॉल्व करने के बाद 5 × 10⁻5 आ जाता है आंसर। 5 × 10⁻5 थोड़ा से हटा लेते हैं एक बार, 5 × 10⁻5 ही है, 5 × 10⁻5। तो इट मीन्स 57 का आंसर 5 × 10⁻, ये इसका आंसर होगा। 58 में आ जाइए, सर्कुलर एरिया 2 मीटर। देखो ये जो सवाल है सॉइल मैकेनिक्स में जो स्ट्रेस निकालते हैं आप, उससे लिया गया है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने किया। 58 देखिए आप, ये वाला आर्टिकल है ये, ओके, देख पा रहे होंगे आप। ये सर्कुलर पोर्शन है, ए की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, डाया 2 मीटर दे रखा है, तो ए यहाँ पे रेडियस है इस फॉर्मूले में। पहले आप समझ लीजिए इस फॉर्मूला क्या है, ये एक सर्कुलर एरिया है जिसमें क्यू इंटेंसिटी का प्रेशर लगा है। तो इस सर्कुलर एरिया के जेट डेप्थ पे जो प्रेशर आता है वो ये आता है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है, इनटू क्यू, ये है पूरा फॉर्मूला, ओके, ये है पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रेडियस है, रेडियस की वैल्यू डाया हमें दे रखा है सवाल में, रेडियस की वैल्यू 1 हो जाएगी, जेट की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 100 दे रखी है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और 100/√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका पहला वाला 100/√2, नियरेस्ट आंसर यही है इसका, ठीक है। 59 इतना सिंथेटिक सैंपल इज टेस्टेड ओवर। 59 भी मुझे लग रहा मैंने सॉल्व किया है। 59 ये वाला 59 कंसोलिडेशन से सवाल लिया है। देखिए इसमें पहले कंसोलिडेशन आपको 60% दे रखा है, तो 60% कंसोलिडेट 60% तक कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है टाइम फैक्टर निकालने के लिए, ये वाला। पूरी डिटेल में बता नहीं पाऊंगा आपको, सॉइल अगर आपने कंसोलिडेशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता हो। टाइम फैक्टर वाला फॉर्मूला π/4 %u/100 %u/% u² लगता है आपका। कब?
जब कंसोलिडेशन 60% तक है। अगर इससे ज़्यादा कंसोलिडेशन है तो फिर एक लॉगरिथमिक वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो जनरली उस पर सवाल आता नहीं, इसी में सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर आप निकाल लीजिए π/4, यू की वैल्यू 60% दे रखी, तो 60% को 0.6 हो गया, 100 से डिवाइड करके स्क्वायर करा तो टाइम फैक्टर की वैल्यू आ गई है। टाइम फैक्टर आपको पता होगा CVT/d² होता है। सिंगल ड्रेनेज के लिए D=H हो जाएगा। सिंगल ड्रेनेज का मतलब क्या है, ये सॉइल का सैंपल है, पानी आपका एक ही तरफ से निकल रहा है, ठीक है, इसका मतलब सिंगल ड्रेनेज होता है। तो सिंगल ड्रेनेज के लिए D=H होता है, H 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो D की वैल्यू रख सकते हैं आप। TV आपने निकाली है, तो ये TV की वैल्यू आपने यहाँ से ये रख दी है। CV आपको निकालना है सवाल पे। T कितने घंटे है, टाइम कितना घंटे टाइम लग रहा है, ये दे रखा ऑलरेडी सवाल पे, 10 सेंटीमीटर रखो, और CV की वैल्यू आपकी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर आ जाती है। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखिए। 60 में थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें सही आंसर मिल नहीं पा रहा है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, ट्राइएक्सियल टेस्ट की बात करी है, सेल प्रेशर दे रखा है और डेविएटिक स्ट्रेस दे रखा है। देखते हैं 60 में मैंने सॉल्व किया है फिर से। सेल प्रेशर का मतलब σ3 होता है, σ3 की वैल्यू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी है। डेविएटिक स्ट्रेस क्या होता है, डेविएटिक स्ट्रेस σ1 - σ3 होता है। आपने अगर ट्राइएक्सियल टेस्ट पढ़ा हो तो आपको सब पता हुआ है। डेविएटिक स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस σ1 और सेल प्रेशर σ3 का जो डिफरेंस होता है उसे डेविएटिक स्ट्रेस कहा जाता है। σ3 तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, डेविएटिक स्ट्रेस भी आपको 200 दे रखा है, तो σ1 - यहाँ से σ1 निकल आएगा, σ1 300 निकल आएगा। अब प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ी हुई आपने, आधी सॉइल मैकेनिक्स में पूरी इक्वेशन का खेल होता है, बहुत बार कहीं जगह ये इक्वेशन लगाई जाती है। तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, σ1 = σ3 tan² अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। σ1 की वैल्यू भी यहाँ पे रखी है, σ3 की वैल्यू भी यहाँ रखी है। अल्फा क्या होता है, अल्फा = मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 45 + 5/2, ये होता है आपका अल्फा की वैल्यू। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो 45 + 5/2, 5 मैंने 30 मान लिया है अपनी मर्जी से, ठीक है। देखिए क्योंकि ऐसे में सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो tan² अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे रखें, तो सॉल्व करने के बाद 300 = 300 + 2c tan अल्फा आ जा रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए c = 0 होना पड़ेगा और अल्फा की वैल्यू 30 होनी पड़ेगी। जब यहाँ c = 0 होगा तब ये दोनों बराबर हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे लग रहा तब आ पाएगा जब इसका आंसर जो होगा c = 0 और phi = 30 होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह c = 0 और phi > 30 है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए था, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप भी अपनी इसमें ओपिनियन रख सकते हैं, मेरे हिसाब से तभी आंसर निकल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 61। इन द एनालिसिस ऑफ रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम इट इज एज्यूम दैट मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल या और एक्सटेंसिबल। देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है। जब रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम को आप डिस्कस करते हैं, उसकी इंडिटर्मिनेंसी के फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम सारे मेंबर को क्या मान के चलते हैं, एक्सटेंसिबल मान के चलते हैं या इनएक्सटेंसिबल। इसका आंसर है एक्सटेंसिबल। हम पूरी जनरलाइज करके डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्टैटिक काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हमने हर चीज़ को एक्सटेंसिबल मान के चला गया हर मेंबर को, है ना। और फिर जब किसी सवाल में एक कंडीशन दी गई होती है कि भाई ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, तो फिर हम उसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके समझ में ना आ रही हुई बात, लेकिन जब आप ये चैप्टर ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका आंसर इनएक्सटेंसिबल होगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, इन अ केस ऑफ रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम, इस पर आपको पता ही होगा ये आंसर, ठीक है। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी पूछी है रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम की, पहला ऑप्शन इसका आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। ये आपका इसका आंसर ये वाला है, फर्स्ट। पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम इज प्लेन फ्रेम। पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंट। तो इसकी स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंसी क्या होती है, m+r - 2j होती है। तो डेफिनेटली जब m+r की वैल्यू 2j से बड़ी होगी तभी फ्रेम क्या होगा, आपका इंडिटर्मिनेंट होगा, ओके। तो ये वाला इसका आंसर होगा। कहने का मतलब है इंडिटर्मिनेंट फ्रेम तब होता है जब स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है। और इसके लिए अगर स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आप इसके लिए निकालोगे तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, m+r - 2j, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो स्ट्रक्चर इंडिटर्मिनेंट कब होगा, जब ds की वैल्यू आपकी क्या होगी,
पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब m प्लस आर की वैल्यू 2j से बड़ी होगी, इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, थोड़ा समझा भी दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो यहाँ पर मैक्सवेल थ्योरम और क्या पूछा गया है, बेटीज थ्योरम। तो पहले मैक्सवेल थ्योरम बनी थी या बेटीज थ्योरम बनी थी? सबसे पहले बेटीज थ्योरम बनी थी, आपने देखा होगा। अगर आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा तो 2 कोऑर्डिनेट माने बनाए जाते हैं इस तरह से, एक कोऑर्डिनेट 1 और एक कोऑर्डिनेट 2, और यहाँ भी फोर्स लगाया जाता है और यहाँ भी फोर्स लगाया जाता है, और यहाँ भी डिफ्लेक्शन काउंट किया जाता है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन आपका काउंट किया जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनाया जाता है, तो उसे बेटीज लॉ कहते हैं। और मैक्सवेल थ्योरम क्या है? बेटीज लॉ की ही एक कंडीशन मैक्सवेल थ्योरम है। इसका मतलब पहले बेटीज लॉ बना है, उसके बाद मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बना है। इसका मतलब मैक्सवेल एक केस है बेटी का, तो इसका आंसर पहला वाला हुआ। अगर आप इसे पढ़ेंगे किताब में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब इसे नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो ये इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, दोनों एंड आपका क्या है फिक्स एंड, और बीच में म्यू दिया गया है। अगर दोनों ये सिंपली सपोर्टेड एंड होते तो थोड़ा आसान हो जाता सवाल। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड आर्टिकल है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। अगर आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सवाल आपको मिल जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट बताता हूँ आपको, मुझे याद भी है इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये देखिए आप, ये है आपका क्वेश्चन। अगर कोई फिक्स बीम है और बीच में म्यू आपका कपल लगा है तो आर ए और आर बी की जो वैल्यू निकल के आती है, देखो कपल इधर की तरफ लगा है, ठीक है, तो जब कपल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लगा है तो डेफिनेटली रिएक्शन कैसे डेवलप होगी? क्लॉकवाइज। तभी देखा होगा मैंने नीचे बना रखी है और ये मैंने ऊपर बना रखी, ठीक है। तो इतना आप जानते होंगे, कपल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो रिएक्शन इस तरह से जनरेट होंगी कि इस कपल को प्रोटेस्ट करें। इस रिएक्शन की जो वैल्यू निकल के आती है, ये अब वैल्यू कैसे निकल के, ये आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा, से ये किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड केस के लिए वैल्यू निकल के 6 म्यू ए बी बाई एल क्यूब आती है। ओके, बट हमारे केस में क्या, इन अवर केस ए इजिकल टू बी इजिकल टू एल बाई टू। आपका जो म्यू दे रखा है उसने बिल्कुल सेंटर में दे रखा है, एल बाई टू दे रहे और बी की वैल्यू भी एल बाई टू, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, आर ए और आर बी की वैल्यू निकल के 3 म्यू बाई 2l आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब जब 3 म्यू बाई 2l है तो आप इसका शेयरफोर्ड डायग्राम आराम से बना सकते हैं, एक या नीचे एक ऊपर, तो दोनों चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये इसका थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर आपका शेयरफोर्ड डायग्राम। अगर 3 म्यू बाई 2l आपको आंसर मिल गया तो शेयरफोर्ड डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर पहला वाला होगा। देखिए 3 म्यू बाई 2l भी अगर आपने निकाल दिया तो ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही में, तो डेफिनेटली आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, बट आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, तब इस सवाल को कर पाएंगे। ऑन द स्पॉट आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत सारे रिजल्ट आपको याद होना चाहिए अगर आपको समय बचाना है अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द बीम पूछी गई है। एज्यूम द बीम इज इनएक्सटेंसिबल। देखो इसको मत नहीं भूलना है आपको, अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे तो आप सवाल गलत कर देंगे। देखो इसे मैंने सॉल्व किया, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट एट ऑल द जॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो हो सकता है, डिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 66 मैंने कैसे सॉल्व किया है, बहुत आसान सवाल है, ये देखिए, ठीक है। अब पहले मैंने इसे एक्सटेंसिबल मान के भी सॉल्व किया और फिर आपको समझाने के लिए इनएक्सटेंसिबल से भी मैंने इसे सॉल्व किया। आप इसे ढंग से समझ लेंगे ताकि और ऐसे सवाल भी आप आने वाले टाइम पे कर सकें। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट एट ऑल द जॉइंट। देखो यहाँ पे कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिफ्लेक्शन भी है और रोटेशन भी। देखो ये आपका क्या कौन सा है, हिंज है, तो हिंज में ये वाली रिएक्शन होती है और ये वाली रिएक्शन होती है, तो इस तरफ तो कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर एक तो थीटा ए पॉसिबल होगा, बाकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन तो होने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में थीटा भी हो सकता है और साथ साथ में रोलर में इधर की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसी तरह से ये भी रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे थीटा सी स्लोप भी, यानी कि स्लोप या जो भी रोटेशन के रोटेशन भी पॉसिबल है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर मेंबर एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल का मतलब अगर मेंबर खींच सकते हैं, तो एक्सटेंसिबल के लिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ जाएगी आपकी? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, एक थीटा ए हो गया, एक थीटा बी 2, एक थीटा सी 3 और एक इसका डिफ्लेक्शन 4 और एक इस वाले का, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे आप लेटरल मूवमेंट। तो 1 2 3, 3 थीटा और 2 ये वाले, एक इधर की तरफ और इधर की तरफ, 5 हो जाएंगे अगर मेंबर आपका एक्सटेंसिबल है। बट
हमारे सवाल पे उसने कहा है कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। तो फ़र्क क्या होगा, इसका मेंबर एक्सटेंड नहीं हो सकता, मेंबर को खींचा नहीं जा सकता। मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ बीम इज इग्नोर्ड। दोनों ही बातों का एक ही मतलब होता है, अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर मेंबर को क्या माना गया है, इनएक्सटेंसिबल माना गया है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो मैं आपको लेटरल मूवमेंट बता रहा था, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा इसमें, क्योंकि मेंबर तो इनएक्सटेंसिबल है, खींच सकता ही नहीं। तो इसका मतलब 3 ही आपके क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि थीटा है, थीटा भी, थीटा से। तो इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर होगा। जिन्होंने 5 मारा उनका गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, ये देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है बी ए और बी सी का। अगर आपने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आराम से निकाल लेंगे, फिर भी आप देख लीजिए। 67 मैंने सॉल्व किया है, ये देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए क्या निकालना पड़ता है, पहले के बी ए। के आपका क्या होता है, स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस कैसे निकलती है, के बी ए, इधर की तरफ, इधर वाला एंड क्या है आपका, फिक्स है। तो जब फॉर एंड फिक्स होता है तो आपकी स्टिफनेस क्या होती है, 4EI/L होती है। तो 4EI/L की वैल्यू 4 आ गई है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बी ए एफ बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, के बी अपॉन सिग्मा के। सिग्मा के का मतलब है ज्वाइंट पे जितने भी मेंबर मिल रहे हैं उन सब का फ्लेक्सिबिलिटी का एडिशन। तो 4EI/L तो ये हो गया। और इधर का भी, इधर वाले एंड की तरफ अगर हम देखें तो फॉर एंड क्या है, यहाँ भी 4EI/L लगेगा फॉर्मूला, फॉर एंड फिक्स है। तो 4EI/L की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ 4 थी और यहाँ 5 हो जाएगी। तो ये सॉल्व करके 0.56 आया। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BC के लिए क्या होगा, KBC अपॉन सिग्मा के। तो ये वैल्यू रखेंगे तो 0.44 आ जाएगा। तो इसका मतलब 67 का आंसर आपका 0.56 और 0.44, 0.56 और 0.44, ये इसका आंसर निकल कर आ रहा है। सॉरी, नीचे वाला भी आ गया, ये वाला, ये इसका आंसर है। 68 देखिए, 68 रटा हुआ सवाल है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस तरह से आपकी बीम बना रखी है, ऐसे ऐसे, और एक लोड है आपका P जो सेंटर पे है, L बीम की लेंथ है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी पूछिए, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं आप, यहाँ पर m² dx अपॉन 2EI जानते होंगे, अब स्ट्रेन एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ सोम में आपने, और इसे पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं 2 × 012। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आता है P²L³ अपॉन 96 अपॉन ये 96 याद रखना बस, इससे ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। 68 के बाद 69 पे चलते हैं। रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन टू द बॉडी ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन स्ट्रेन, बच्चों वाला सवाल है, स्ट्रेन आपने कर लिया होगा। ये टेपरिंग सेक्शन को लिए पूछा गया। 70 में क्या पूछा गया है, ऐसा सेक्शन आपसे पूछा गया है कि बताइए, इस तरह का सेक्शन है आपका। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इस तरह का है, ऐसे ऐसे, और ये D1 डाया है, ये थोड़ा सा फ्रस्टम शेप का, ये D2 डाया है। और इसमें पूछा गया कि बताइए कितना चेंज इन लेंथ की होगी। तो 4PL/πD1 D2 होता है, इंटीग्रेशन करके सॉल्व होता है, एक पेज का पूरा आर्टिकल होता है, तो आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका 4PL/πD1/D2। 71 में आइए, इफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, तब क्या होगा। देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला नीचे लिखा है आपके पास में, ये देखो, टोटल जो स्ट्रेस होता है आपका ये होता है PD ± M/Z, ठीक है। इफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि PD इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, तब क्या होगा। तब देखिए, आपने पढ़ा होगा अगर ये आर्टिकल, इसमें क्या होता है, एक फोर्स इस तरह से लगा होता है जो सेंटर से E डिस्टेंस पर है, जिसे एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। मान लीजिए P फोर्स है, तब आप क्या करते हैं, मान लीजिए B है डायमेंशन और ये डायमेंशन आपकी D है, तब आप एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, ये फोर्स P अपॉन BD। तो डायरेक्ट स्ट्रेस PD की वैल्यू क्या आती है, फोर्स P अपॉन BD, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और बाकी जो ये वाला फैक्टर है ये बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर डायरेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा हो, यानी कि PD की वैल्यू M/Z से ज़्यादा हो, तो प्लस वाले में तो पॉजिटिव आना ही आना है, लेकिन PD ज़्यादा है तो अगर ये माइनस वाला साइन भी करेंगे तब भी ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि सेक्शन के हर पॉइंट पर स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका पहला वाला हो जाएगा।
थोड़ा सा एनालाइज करना था। 72 देखिए, फॉर नो टेंशन द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन हैविंग डायमीटर डी विल बी, डी बाई एट इसका आंसर होता है। कौन सा आर्टिकल है? फॉर नो टेंशन के लिए ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू जेड बाई ए। इस तरह से ये फॉर्मूला लगाना होता है इसमें, और सारे सेक्शन का चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे आपका सर्कुलर हो, ये वैल्यू इस तरह की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू जेड बाई ए। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बट ये याद होना चाहिए आपको, डी बाई एट इसका आंसर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 73 फिक्स बीम है, ए बी ऑफ स्पॉन एल सब्जेक्ट टू, ये आपको याद ही होगा पहले से, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इसका आंसर आता है। इसका आंसर होगा ये वाला, पहला वाला। ठीक है, 74 और 75 अच्छे सवाल है, पर थोड़ा इसमें लंबा टाइम लगेगा, 1.5 पेज पे ये क्वेश्चन जा रहे हैं, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ दिया। बाद में मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगा आपको, वरना बहुत लेट हो जाती। 76 देखिए आप, 76 को मैंने सॉल्व कर रखा है, ये 76 है। देखिए जो 3 हिंज आर्च होती है, कौन सी पैराबोलिक है, कौन सी ये ओरिजेंटल वर्टिकल ब्लो द वैल्यू ओरिजेंटल थर्स ऑफ पॉइंट है। हाँ, ये भी ज़रूरत नहीं है कि ये पैराबोलिक हो या सर्कुलर, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं इस सवाल में। क्यों? देखिए पहले कैसा है, 200 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन निकाल लेता हूँ। देखिए ये वाली रिएक्शन कैसे निकलती है। इस तरह की कोई भी हिंज अगर आपको देकर इस तरह से फोर्स लगा रहा, आपको रिएक्शन निकालनी, तो रिएक्शन वाला फॉर्मूला सीधे वैसे ही लगेगा जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में होता था। देखा होगा आपने, ऐसे करते थे हम, ये होता था ऐसे, और ये डब्ल्यू होता था, और ये ए होता था, और ये बी होता था। तो ये वाली रिएक्शन हम क्या बोलते थे? डब्ल्यू बी बाई एल लिखते थे हम, और ये वाली रिएक्शन कितने लिखते थे हम? डब्ल्यू ए बाई एल। ये तो याद होगा आपको। सेम आर्च में भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर मुझे ये वाली रिएक्शन निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 200 इंटू ये वाला पार्ट, 200 इंटू 14 अपॉन 20, 20 टोटल लेंथ होगी, 14 ये है और प्लस 6 ये। इसी तरह से मुझे आर भी निकालना हो तो क्या होगा? 200 इंटू 6 इधर अपॉन 20, जैसा मैंने ये किया था वैसे ही यहाँ पर भी लगेगा। ओके, समझ गए होंगे मुझे लग रहा। इस तरह से आपने आर ए भी निकाल दिया यहाँ पर, और आर बी भी निकाल दी। ये आर ए की वैल्यू 140, आर बी की वैल्यू 60 हो गई है। अब आपको क्या निकालना है? जब भी आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये एच माना, एच निकालना होता तो आपको याद होगा, आप क्राउन के अबाउट मूवमेंट ले लिया करते थे, आराम से थ्रस्ट निकल के आता है। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट क्राउन 140 इंटू 10, 200 इंटू एच, ये सब देख रहा है आपको, 200 ये हो गया, सॉरी 200 इंटू 4, 200 ये है, और 4 कौन सी वैल्यू है? क्राउन से इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है 4 आपकी। ठीक है, तो 200 इंटू 4 प्लस 5 इंटू एच, और निकल के एच की वैल्यू आपकी आ गई है 120। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच की वैल्यू 120, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 74, 75 और 77। देखो 77 मैंने क्यों छोड़ा, ये काफ़ी लंबा जाएगा। एक तो ये कॉन्टिन्यूस बीम है, कॉन्टिन्यूस बीम में भी आपके 4 एंड है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा आपको आर ए प्लस आर बी इक्वल टू समथिंग जैसे मूवमेंट निकालते हैं आप, वो केवल 2 एंड वाली बीम में सॉल्व होता है। ये कैसे सॉल्व होगा? इसके लिए आपको 3 मोमेंट इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। 3 मोमेंट इक्वेशन एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, MAL1 प्लस MBL3, इस तरह से लंबा सा फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला लगा के इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी 2 या 3, और फिर उसके बाद ये सॉल्व हो पाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा भी छोड़ दिया है, अदरवाइज मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखाई नहीं पाता। तो 3 सवाल मैंने छोड़े, 74, 75, 77। मैं आपको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी, देखते हैं सवाल मैंने सॉल्व करा है आपके लिए। 78, हाँ ये करा, देख लीजिए आप। इसमें क्या होगा? देखो पहले इस तरह के सवालों में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है 0.4 में सी पे, तो इस सी पर इस पूरे को रिप्लेस अगर मैं करना चाहूँ तो सी पे हम क्या मान सकते हैं? एक तो 10 किलो न्यूटन का फोर्स मान सकते हैं, और मूवमेंट कितना मान सकता हूँ मैं? 10 इंटू 0.4, ये 0.4 डिस्टेंस है, तो सी पर मूवमेंट कितना लगा होगा? 10 इंटू 0.4 यानी कि 4, यानी कि सी पॉइंट पर इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो क्या लिखेंगे? 10 किलो न्यूटन का फोर्स, 10 किलो न्यूटन का वर्टिकल लोड,
और 4 किलो न्यूटन मीटर का आपका मूवमेंट। 4 किलो न्यूटन मीटर कैसे निकाला है मैंने, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह के सवालों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे रिप्लेस करके यहाँ पे वर्टिकल फोर्स और कपल इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले ये कपल को कंसिडर करेंगे, कपल की वजह से कितनी रिएक्शन जनरेट हो रही है वो निकालेंगे। फिर जो है वर्टिकल लोड 10 किलो न्यूटन है, इसकी वजह से कितनी रिएक्शन जनरेट हो रही है वो निकालेंगे। फिर दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन ड्यू टू कपल करता हूँ। अगर आपका कपल इधर की तरफ लग रहा है तो यानी कि बीम को ये इस तरह से घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कपल कैसे कैसे होंगे, कपल क्लॉकवाइज होंगे। देखिए जैसे ये और ये, तो ये बीम को कैसे घुमाएंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। कपल ऐसे घुमा रहा है तो रिएक्शन इस तरह से डेवलप होगी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे घुमा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि रिएक्शन ऐसे डेवलप होंगी। रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 4 इजिकल टू क्या होगा, R इंटू 6। ये R मान लीजिए मैंने, दोनों रिएक्शन बराबर ही होती है इस तरह के केस में। तो R इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 + 2 6, R इंटू 6 इजिकल टू 4 हो गया। R की वैल्यू 2/3 होगी। इसका मतलब दोनों रिएक्शन 2/3 आएगी, डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 10 किलो न्यूटन का हिसाब करते हैं। पहले ये 10 किलो न्यूटन की वजह से कितनी रिएक्शन डेवलप होगी, वही जो भी मैं बता रहा था WB/L WA/L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 इंटू बी की वैल्यू 2/6 टोटल डायमेंशन। यहाँ पे रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 10 इंटू ये वाली 4/6 टोटल। तो ये रिएक्शन होगी। कपल की वजह से इस तरह से रिएक्शन जनरेट हो रही है, और जो पॉइंट लोड है उसकी वजह से रिएक्शन इस तरह से जनरेट हो रही है। विद डायरेक्शन भी बताइए मैंने, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी नीचे है, और इसकी वजह से दोनों की डायरेक्शन ऊपर है। सम ऑफ रिएक्शन, अब सारी रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए। सवाल पे हमसे यही पूछा गया कि सम ऑफ रिएक्शन बताइए। तो देखिए 2/3 ऊपर की तरफ है, 10 इंटू 2/3, 10/3 भी ऊपर की तरफ है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये और ये। तो ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, 2/3 नीचे की तरफ है और 20/3 ऊपर की तरफ है। तो 2/3 नीचे की तरफ है, माइनस आ गया, दोनों को सबको ऐड करेंगे तो 10 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10 आपका, ठीक है। ये वाला इसका सही आंसर होगा। 79 पे चलते हैं। डिफ्लेक्शन इज अ ट्रस्ट डिपेंड्स अपॉन एक्सियल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो रॉन्ग है। इन दो में आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ट्रस्ट में जो डिफ्लेक्शन इज ट्रस्ट डिपेंड्स अपॉन एक्सियल रिजिडिटी में डिपेंड करता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं EI को, ओके। तो ट्रस्ट की सबसे पहले ये वाला आंसर क्यों सही नहीं होगा, फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग। ट्रस्ट पे कोई बेंडिंग मूवमेंट कंसीडर ही नहीं किया जाता। अगर आपने ट्रस्ट सॉल्व करी हो तो ट्रस्ट में हम क्या मानते हैं, देयर इज नो बेंडिंग मूवमेंट ऑन द ट्रस्ट। ट्रस्ट इज सपोज टू रेजिस्ट ओनली एक्सियल फोर्स, यानी कि ट्रस्ट में केवल एक्सियल फोर्स ही माना जाता है। जब एक्सियल फोर्स माना जाता है तो डेफिनेटली एक्सियल रिजिडिटी की ही बात वहाँ पर होगी। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन अगर ट्रस्ट की हम बात करेंगे तो एक्सियल रिजिडिटी वहाँ पर कंसिडर की जाएगी। अब किस तरह से डिपेंड करती है फिर ये थोड़ा आगे का डिस्कशन है, बट यहाँ पर इसका आंसर एक्सियल रिजिडिटी है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बेंडिंग के केस में आती है और ट्रस्ट में कोई बेंडिंग होती ही नहीं, इसलिए आप ये ऑप्शन भी काट सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास एक ही सही ऑप्शन बचता। 80 वाला क्वेश्चन देखिए, इसका डायरेक्टली लिख लीजिए आप, WL²/12 - 4EI/। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपने अगर पढ़ी हो तो आप पूरा उस इक्वेशन को देख के लिखेंगे तो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 81, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज क्लासिफाइड एज फोर्स मेथड। ये तीनों फोर्स मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड, ठीक है। तो केवल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही होता है जो स्टिफनेस मेथड में आता है, जो डिस्प्लेसमेंट मेथड में आता है। तो ये फोर्स मेथड नहीं है, नॉट पूछा तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इसका राइट आंसर होगा। द कास्टिग्लिनो सेकंड थ्योरम कैन बी यूज टू कंप्यूट। आपने देखा होगा कास्टिग्लिनो सेकंड थ्योरम से हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन निकालते थे। कास्टिग्लिनो थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है, तो ये हर तरह के स्ट्रक्चर में लग जाते हैं, चाहे डिटर्मिनेंट हो चाहे इनडिटर्मिनेंट हो, ठीक है। यही इसकी ब्यूटी है। तो इसका आंसर होगा फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। 83 देखिए आप, 83 में क्या निकालना है आपको, देखो द फॉलोइंग द फोर्स इन द मेंबर BC। बड़ा आसान से निकल जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। इस वाले जॉइंट को कंसिडर कीजिए आप, जो मैंने ये एरो मारा है, ठीक है। क्या हुआ इसमें देखिए, ऊपर टूटी लगा तो नीचे से भी टूटी लगना चाहिए, तभी दोनों बैलेंस हो पाएगा। और यहाँ पे तो कोई फोर्स है नहीं, तो इधर वाला फोर्स कुछ कोई फोर्स नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि BC 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर इसका 0 आ गया आपका, ठीक है। कुछ दिमाग लगाना नहीं। हाँ, हमने क्या करा यहाँ पर, इस ज्वाइंट पर सिग्मा FX = 0 और सिग्मा FY = 0 कर दिया। सिग्मा FY = 0 से तो दोनों फोर्स बराबर मिल गए। सिग्मा FX से क्या होता है, सिग्मा FX से ये फोर्स = ये फोर्स होना था, तो यहाँ तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ फोर्स तो यहाँ भी 0 ही होना चाहिए, इसलिए आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। 84,
इन अ फिक्स बीम द इफेक्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ सपोर्ट डेल्टा, ये आपका रटा हुआ सवाल है 6 या डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर इसका आंसर होता है। इसका मतलब क्या, अगर कोई बीम इस तरह से है आपकी और उसमें क्या है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट इस तरह से हो जाए आपकी, इस तरह से ये डेल्टा सिंकिंग ऑफ सपोर्ट है, तो उससे मूवमेंट कितना जनरेट होता है, उससे मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन पर 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर होता है, डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ये जो लिखा है बताने दिख रहा है आपको, तो समझ गए होंगे आप। आई थिंक सभी ने सवाल कर लिया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। कंटिन्यूस बीम इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिक्स बीम इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, 1 या 2 इसकी डिग्री वो इनडिटर्मिनेंसी आती है। 2 हिंज आर्च भी आपकी इनडिटर्मिनेंट, तो 3 हिंज बचा आर्च। 3 हिंज तो आपको पता ही है, जब आपको हिंज मिल जाता है तो डेफिनेटली एडिशनल इक्वेशन और मिल जाती है आपको इक्विलिब्रियम की, तो जितने ज़्यादा हिंज होंगे उतना ही आपकी बीम के डिटर्मिनेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका क्या होगा, 3 इंच इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर है 3 इंच। नेक्स्ट, फॉर द टॉस सोन बिलो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए पहले ये अनस्टेबल तो होने का मतलब ही नहीं है, ये आपका क्या है रोलर है, ये आपका क्या हिंज है, तो अनस्टेबल तो है, इसका आंसर है ही नहीं। तो अनस्टेबल को मैंने पहले हटा दिया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बात आ रही है कि डिटर्मिनेंट होगा इनडिटर्मिनेंट होगा। देखिए भाई यहाँ पे फिक्स एंड तो है नहीं, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ओके, सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 भी, सिग्मा वी इजिकल टू 0 भी बन जाएगी, और सिग्मा एम इजिकल टू 0, 2 इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। अननोन कितने हैं, 2, ये रिएक्शन अननोन है, ये रिएक्शन अननोन है, बाकी मूवमेंट तो कुछ होगा नहीं, ना हिंज में मूवमेंट होता है ना रोलर पर मूवमेंट होता है, ठीक है। 2 अननोन 2 इक्वेशन, इसका मतलब सीधे सीधे स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला इसका आंसर सही होगा, आसान सवाल था बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ 3 इंच आर्च मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट अकर्स व्हेन द पॉइंट इज एट क्राउन, इसका आंसर होता है, अगर आपने पढ़ा हो 3 इंच आर्च तो आपको याद होगा। 88 यूनिट लोड मेथड इज आल्सो नोन एनर्जी लोड मेथड है, बहुत जगह सवाल मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल, इसकी 2 कंडीशन होती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड व्हेन स्ट्रक्चर बिहेव लीनियरली, और हुक्स लॉ वैलिड तब होता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर डिफ्लेक्शन आर लीनियर और हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, तो यहाँ पे डज नॉट लिखा तो ये तो गलत आंसर है। इसका सीधा सीधा आंसर पहला वाला है सही, डिफ्लेक्शन आर लीनियर एंड फंक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम द विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम इन अ मेथड ऑफ कॉलम एनालॉजी, कॉलम एनालॉजी मेथड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एक मेथड है इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए आता है। तो वहाँ पर एक कॉलम बनाया जाता है जिसकी विड्थ आपकी 1/EI रखी जाती है, बहुत बार ये सवाल आता है, तो 1/EI इसका आंसर होगा। ए फिक्स बीम ऑफ स्पेन एल से करेंगे पॉइंट टू पी एट मिड स्पेन इफ द मोमेंट, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मिडिल हेड लेंथ इज रिमेनिंग ऑफ देन द फिक्स मोमेंट, इसका आंसर 5PL/48 आ रहा है, थोड़ा सा लंबा जाएगा है, मैंने करा होगा शायद कहीं पे 91 कहाँ करा है मैंने, नहीं मैंने शायद नहीं किया 91, चलो कोई बात नहीं, बट इसका आंसर 5PL/48 है, ओके कोई दिक्कत नहीं। 92, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स साइज, ये तो रटा हुआ सवाल है, स्टील स्ट्रक्चर शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव स्टिफनेस, जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो याद कर लेते हैं, ठीक है, स्टिफनेस भी याद कर लेते हैं, लेकिन रिलेटिव स्टिफनेस छोड़ देते हैं, इस पर सवाल कई बार आ जाता है। रिलेटिव स्टिफनेस का सीधा सीधा मतलब है I/L, कब होगी I/L, जब आपका फॉर एंड आपका क्या होगा फिक्स होगा, और जब फॉर एंड आपका क्या होगा हिंज होगा, तब आपकी रिलेटिव स्टिफनेस होती है 3/4 I/L। ये आपको याद रखना, अब ये कैसे होता है इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा समझाने में, ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, AB और AC की रिलेटिव, तो AB ये मेंबर हो गया और AC ये मेंबर हो गया, इन दोनों की रिलेटिव स्टिफनेस का रेशियो है, तो मैंने सामने लिख दिया इसको पेपर में ही। AB की वैल्यू क्या है, AB फॉर एंड क्या है आपका फिक्स है तो I/L, इसमें फॉर एंड क्या है हिंज है आपका, तो 3/4 I/L, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर आपका 4/3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फॉर कॉन्टिन्यूस बीम EI लोडेड विद मोमेंट B विल बी
इसे देखो मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है। बहुत आसान सवाल है। आसान कैसा है देखो, ये डब्ल्यू लोड है, ये भी डब्ल्यू लोड है, बीम पूरी सिमेट्रिकल है, इसका मतलब रिएक्शन भी बराबर हो जाएंगी। ये रिएक्शन भी डब्ल्यू आएगी और ये रिएक्शन भी डब्ल्यू आएगी। तो अब मामला ही खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा। तो अब आपको क्या निकालना है, कंटिन्यूस लोडेड फ्री मूवमेंट एट मिड स्पैन ऑफ ए बी के मिड स्पैन में यहाँ भी हम मूवमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ठीक है। और मिड स्पैन ऑफ ए बी और मोमेंटेड बी पे भी आप मोमेंट निकाल सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। मोमेंटेड बी पे कैसे निकलेगा, डब्ल्यू ये हो गया, डब्ल्यू इंटू एल ये हो गया, माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू होगा। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद मैंने क्या पाया है, इसका आंसर है सेम आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, लेकिन अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी डब्ल्यू एल बाई टू ही आती है। आप सॉल्व कर लें चाहे, दोनों बराबर आ रही है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ये वाला आंसर है इसका, सेम आ रही है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बस मैंने आपको बताया इसकी रिएक्शन डब्ल्यू डब्ल्यू रखनी है, जो मोमेंट पूछा आप निकाल लीजिए, आराम से निकाल है। देखो दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये सवाल भी हुई है, इसमें ये बोला है कि ये वाला एंड अगर आपका क्या है, डेल्टा अगर नीचे क्या आ जाए, थोड़ा सा झुक जाए, ये डेल्टा, ये एंड अगर आपका यहाँ आ जाए, तब कितना मोमेंट जनरेट होगा। जैसे अभी 6 बाई डेल्टा एल, 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर मैंने आपको ऊपर वाले सवाल में बताया था, ये वाला यहाँ भी यही लगेगा। ये बीम का केस था, यहाँ ऐसे इन्होंने क्या बना दिया है, इसे पोर्टर फ्रेम बना दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू इतनी आती है इसमें भी, ठीक है। तो 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर का आंसर होगा 96। देखिए, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक मेंबर थ्रू द यूनिट विदाउट ट्रांसलेशन एज फॉर एंड फिक्स। फॉर एंड अगर फिक्स होता है तो 4EI बाई एल होता है, फॉर एंड अगर हिंज होता है तो 3EI बाई एल होता है, लेकिन फिक्स की बात पूछिए तो 4EI बाई एल इसका आंसर होगा। रटा हुआ सवाल है। 97 देखिए, स्टील स्ट्रक्चर का केस शुरू हो गया है, कॉलेप्स लोड पूछा है, हिंज प्लास्टिक हिंज से सवाल उठाया गया है, 8 MP बाई एल होता है इस केस में, बहुत आसान है, ठीक है। और अगर इसमें यूडीएल कर देते हैं हम, तब कितना होता है, तब 6 MP बाई एल होता है, ठीक है। तो बट ये यूडीएल नहीं है, इसलिए क्या है, इसका आंसर 8 MP बाई एल होता है। फॉर स्टील मेंबर विच आर ऑलवेज टेंशन मैक्सिमम स्लेंडरनेस, इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 400 आना चाहिए। 350 में कन्फ्यूज हो रहा था, लेकिन आई थिंक इसका आंसर 400 होना चाहिए। इन टेंशन स्प्लाइस का क्या मतलब होता है, टू ज्वाइन द टू सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन में देखिए, इफेक्टिव लेंथ विच इज इफेक्टिव हेल्ड इन पोजिशन बोथ एंड बट नॉट डिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। इसका मतलब है जो भी ये डेफिनेशन लिखी है, जो स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में लिखा है, इस बात को समझते होंगे आप। इसका मतलब है दोनों ही एंड आपके हिंज हैं, तो जब दोनों ही एंड हिंज होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ एल इजिकल टू एल ही होती है, तो ये 1L, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर रेशियो लैम्डा ऑफ ए कॉम्प्रेसिव मेंबर इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, याद होगा आपको, ये फेमस है। नेक्स्ट, द स्टील सेक्शन यूज्ड एज अ कनेक्टिंग पीस एट इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर मेंबर इज न रूप इज कॉल्ड गजेट प्लेट। गजेट प्लेट समझते होंगे आप, इस तरह से होती है, माने गजेट प्लेट है, सारे मेंबर यहाँ पे जुड़ते हैं, 2 से या 2 से ज़्यादा, यहाँ पे रिविटिंग होती है आपकी पूरी इस तरह से, तो इसे गजेट प्लेट कहते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया गजेट प्लेट, ये। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग नेम स्टेंशन स्टड बूम प्रिंसिपल आफ्टर केबल्स। केबल इसमें सिर्फ ऐसा है जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं आता, केबल में सिर्फ आपका क्या है, विच ऑफ द अबव स्ट्रेस है, विच ऑफ द अबव हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर की बात आ रही है तो उसका मतलब डेफिनेटली 1 2 3 4 ओनली, 5 नहीं आएगा। केबल में केवल टेंशन होता है, केबल में कंप्रेशन नहीं झेल सकती केबल, केबल तो ऐसी लटकती रहती है, इसमें कहाँ ये आपका कंप्रेशन झेल पाएगी, है ना। ये टेंशन झेल पाती, ना ही मूवमेंट झेल पाती, सिर्फ टेंशन के लिए बनी होती है, तो इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा काफ़ी टाइम हो चुका है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। तो मैंने आपको आज 102 क्वेश्चंस का पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे दिया, 103 तक, ओके। 103 के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे लग रहा है कुछ ही घंटे बाद या हो सकता है कल सुबह मैं आपको इसके बाकी बचे हुए 70 80 सवाल का सॉल्यूशन भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ दूंगा। तो मैंने काफ़ी मेहनत की आपका ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन शायद ही किसी ने बनाया हो, तो आप यहाँ पे से क्या है रोक रोक के सॉल्यूशन देख भी सकते हैं, इस तरह से सब मैंने आपको करके बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आने वाले सारे ही पेपर आपके सॉल्व करने वाला हूँ, बट आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने फ्रेंड से भी कराएं, ओके। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
सो थैंक यू वेरी मच।